नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता और दिल्ली से मेरा साथ दे रहे हैं वीरू। भारतीय बाजारों में आज जैसा अपेक्षा थी, कंसोलिडेशन थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक वही स्क्रीन पर देखने को मिला है। तो कल जो रिकवरी देखने को मिली थी आखिरी 15 मिनट से 20 मिनटों के ट्रेड में, वो आज थोड़ी सी उसकी हवा निकलती हुई। निफ्टी आपके स्क्रीन पर है, 18,600 के ऊपर हम नहीं निकल पाए हैं। 18,555 के लेवल्स, इनफैक्ट डे लो जो था 18,549 के आसपास था। तो बहुत ही छोटा दायरा, करीब 50 पॉइंट का आज मार्केट में, निफ्टी में खास तौर से। निफ्टी बैंक की आप तस्वीर देखेंगे तो वहां पर ज्यादा बिकवाली का प्रेशर है। 340 अंकों के नुकसान पर हम कर रहे हैं कारोबार। 44,093 के स्तर हैं। याद रखिएगा, इस समय हम डे लो से सिर्फ 30 पॉइंट ही ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो थोड़ा सा अनुमान लग रहा था कि एक तरफा तेजी दिखाने के बाद मार्केट कुछ कंसोलिडेट करेगा और शायद 44,000 की तरफ थोड़ा सा स्लिप हो सकता है, वही स्क्रीन पर अब रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके हूबहू मार्केट का भी दरअसल प्रदर्शन है। आज मेटल्स, बैंक, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में हमने देखा है कुछ बिकवाली का दबाव। ये कुछ सेक्टर्स है जिन्होंने प्रेशर डाला है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे, भले ही बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, मिड कैप इंडेक्स बहुत ही शांत कारोबार दिखा रहा है। सिर्फ 17 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिल रही है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स ऑफ कोर्स नतीजों के बल पर जो हरकत में आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल, कल नतीजों के बाद एक नीजक रिएक्शन था, 1% नीचे था स्टॉक, आज 2% ऊपर। टोरेंट फार्मा का नंबर बहुत ही स्पेक्टेक्युलर रहा और उसके बाद स्टॉक में 6% का इजाफा और ओपन इंटरेस्ट तो करीब 30% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के ट्रेड्स भी आज बैठ रहे हैं और मिड कैप आईटी तो हमारे जानकार आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं मार्केट ओपनिंग के बाद से। अब ऐसे में हमारे जानकारों की फ्रेश रणनीति क्या रहेगी, चलिए उन्हीं को जोड़ना शुरू करते हैं। आशीष बहेती और प्रकाश काबा हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और सुदीप शाह और अमित सेठ को कुछ ही देर में जोड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। अच्छा, मेरे ख्याल में अमित जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। कंसोलिडेशन वाला मार्केट अनडाउटेडली, इस समय आप क्या ट्रेड लेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। हर्षिता मैम, निफ्टी में हमने एक फैंटास्टिक अपमूव देखा था और उसके बाद कहीं ना कहीं हम एक प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेजर ट्रेंड में कोई चेंज आ गया, बट द फैक्ट इज कि हम लोग अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी फार अवे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक अप ट्रेंड में काफी स्वाभाविक है कि एक पुल बैक इतने बड़ी रैली के बाद 10 डे एक्सपोनेंशियल के आसपास आता है और वहां पे फिर कोई कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलता है एक अप ट्रेंड का। तो मैं इस डाउन मूव को ट्रीट करूंगा एज अ पुल बैक इन द मेजर अप ट्रेंड। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे आएगा तो फिर लॉन्ग जाऊंगा। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हम देखें 44,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया, तो दैट इज अ मेक और ब्रेक जोन फॉर बैंक निफ्टी। अगर वो होल्ड करता है तो आई थिंक नेट सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर 44,000 43,950 गिव अप करता है तो थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ेंगी। इस मार्केट में फिलहाल आज के सत्र में मैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। जो दो स्टॉक्स मेरे को अभी पसंद आ रही हैं, एक है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया अगर हम देखें तो 1300 के लेवल को लगभग क्रॉस कर रहा है। वहां पे इसका कॉल राइटर का बेस है, उसको अटैक भी कर रहा है और अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले 2 दिनों की रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1302 इसका प्राइस है। मेरे टारगेट्स 1335 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखूंगा 1285 का। मैम, दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज बिरला सॉफ्ट फ्रॉम मिड कैप आईटी। बिरला सॉफ्ट में हमने पिछले 5-7 दिनों में एक अच्छा मूव देखा था, फिर पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा और आज वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न इसमें हम देख रहे हैं। 344 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रखेंगे 339 का और टारगेट्स रहेंगे 355 के। ओके, दो ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे, बिरला सॉफ्ट एंड हैवेल्स। और सरल भाषा में अगर हर्षदा इस आज के मूव को समझा जाए तो जब आपने जापान से टेक ऑफ किया था और इंडिया में लैंड किया था ना, उसके बीच में गैप था, शुक्रवार की क्लोजिंग और मंडे की ओपनिंग। वही एग्जैक्टली जो गैप्स हैं ऑन बोथ इंडस्ट्रीज, निफ्टी और निफ्टी बैंक, आपकी स्क्रीन पे आज फिल हुए हैं। निफ्टी पर एग्जैक्टली निफ्टी बैंक पे फिल हुआ है और करीब करीब 18,509 की 18,523 की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उस गैप के लोअर एज की। तो ये गैप आज फिल हुआ है। मीनवाइल एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। निफ्टी बैंक का जो पुल बैक आया है अभी अभी, उसको स्पॉन्सर किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और अपने एसबीआई के चार्ट्स पे जाके ड्रॉ कर दीजिएगा एग्जैक्टली
20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एसबीआई का अर्निंग्स के दिन का लो था एग्जैक्टली 20 डे में, उसके अगले दिन का भी लो था, पर आज का लो भी अब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एसबीआई ने बीते करीब 10 मिनट के इस पुल बैक में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आशीष बहती जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त प्रिफर्ड? गुड मॉर्निंग अगेन वीरेन जी एसबीआई लाइफ पहला ट्रेड रहेगा। अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है एसबीआई लाइफ में, पिछले 3 दिनों से एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है जब से स्टॉक ने अब तक 200 एमआर रीगेन किया है। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से एक फ्रेश मूव दे सकता है। 1260 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो एक्जैक्टली 1200 का एक एसएल मेंटेन करें। वीरेन जी दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो एलटीटीएस पे खरीदारी की सलाह रहेगी, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। जिस हिसाब से मिड कैप आईटी में मूव है, एलटीटीएस भी एक अच्छा मूव देगा यहाँ से, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 3880 का, और हमें लगता है कि 3980 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो एल&टी टेक सर्विसेज भी तेजी का एक ट्रेड और एसबीआई लाइफ पर एक बाय कॉल बहेती साहब दे रहे हैं। सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स? मॉर्निंग। मेरा पहला ट्रेड है पिडिलाइट। हम ये देख रहे हैं कि पिडिलाइट में पिछले कुछ सेशन से एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा है अराउंड 2550 और 2600 के बीच में, और ये आज अपने सबसे उच्च स्तरीय पे है 12 मई के बाद के, और स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर भी है। और मुझे लग रहा है कि अब ये इतने जो निफ्टी के जो लेवल से 18560 18600 ये लेवल पे थोड़ा एक सेफ्टी भी चाहिए स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा ज्यादा सेफ्टी ऑफर करता है। थोड़ा भले स्लो मूवर रहेगा, बट ये जो ट्रेंड है डेली वीकली चार्ट्स पे, मुझे लग रहा है एक अच्छा ट्रेंड सेटअप बना हुआ है। और 2560 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 2700 के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है दालमिया भारत। दालमिया भारत में अगर हम देखते हैं पिछले कुछ दिनों में सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और स्टॉक ने अगर हम 8 मई से लेके 29-28 मई तक के चार्ट्स देखे 26 मई तक के, तो एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और वहां से स्टॉक ने कल और परसों एक ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ। और सीमेंट स्टॉक में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ओपन इंटरेस्ट में भी काफी एक अच्छा इजाफा हो रहा है लॉन्ग साइड पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में बाइंग की जा सकती है 2110 के स्टॉप लॉस के साथ 2180 2200 के टारगेट्स के लिए। 2180 2200 के टारगेट के लिए दालमिया भारत और पिडिलाइट पर भी एक ट्रेड। गावा साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए इस बीच? गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है जुबिलेंट फूड। साइडवेज मूव में एक अपमूव शुरू हो रहा है, ट्रेड कर रहा है 487, टॉप होगा 485, टारगेट 495। लगता है यहाँ पे अपमूव मिलना चाहिए जुबिलेंट फूड। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है HCL टेक। एक अच्छा अपमूव मिला है, कंटिन्यू होना चाहिए। 1148 के आसपास ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 1140 का, टारगेट 1160। HCL टेक। तो HCL टेक 1160 और जुबिलेंट फूड 495 के लिए। हमारे 4 जानकारों ने एक ट्रेड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ रखा है। सुदीप इनफैक्ट थोड़े से अलग है, पिडिलाइट और दालमिया भारत पर इनका फोकस। लेकिन पिडिलाइट दालमिया भारत से ऑफ कोर्स वो होम बिल्डिंग सबकी बातचीत हमेशा हम करते रहते हैं। तो अब रुख करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की तरफ, जहां पर चौथी तिमाही का जो प्रदर्शन है वहां पर आप ध्यान दें 50% मुनाफे पे दबाव बनता दिखाई दिया। लेकिन अगर आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखें, मार्जिन्स देखें, वहां पर बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट FY23 और Q4 में कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री भी दर्ज की। FY23 के कलेक्शंस अगर आप ध्यान दें उसमें 31% का उछाल देखने को मिला। आंकड़ा 9,800 करोड़ के ऊपर रहा है कलेक्शंस के आधार पर। अब FY24 यानी कि ये नया वित्त वर्ष कैसा रहेगा, क्या ग्रोथ आउटलुक है, इस सब पर बातचीत करने के लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर रजाक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट मैं एक चीज देख रही थी कि FY23 रिकॉर्ड हाई सेल्स, रिकॉर्ड हाई बुकिंग्स रही हैं, तो एक बहुत ही सॉलिड क्वार्टर, और सिर्फ आपके लिए नहीं, ओवरऑल सेक्टर के लिए भी। अब क्या ये मोमेंटम FY24 में भी दिख रहा है? ये Q1 के 2 महीने निकले हैं, वहां पर माहौल क्या है, बुकिंग्स की क्या स्थिति है, क्या फीलर्स मिल रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग। FY23 तो अच्छा रहा है। पिछले साल से हम 30% बढ़त हुई है, और हमें यही कॉन्फिडेंस है कि
आगे चल के भी बिक्री तो अच्छी ही रहेगी। जैसा आपने कहा, पिछले 2 महीने में भी जो भी लॉन्चेस हमने की है उसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। बेंगलोर में नए लॉन्चेस की तैयारी हो रही है, हैदराबाद में, मुंबई में, और जैसा जैसा प्रोजेक्ट अप्रूवल आता है, रेरा रजिस्ट्रेशन होता है, तो लॉन्चेस होंगे और नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे बाजार में, और उसकी डिमांड तो काफी अच्छी है। और हमारे लोकेशंस हम जो चुनते हैं अच्छे हैं, इस वजह से बिक्री भी अच्छी हो रही है। ऑल इन ऑल हमें कॉन्फिडेंस है कि जो लेवल्स में हम पहुंचे हैं FY23 में, FY24 में एक मिनिमम 25% तो बढ़त होनी चाहिए। आप FY24 में एंटिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, इस ग्रोथ में आप रफली ये भी कह रहे हैं कि आपकी प्रोजेक्टेड एन्युटी लगभग डबल हो जाएगी इस नए वित्त वर्ष में, और FY28 तक ये 10 गुना होती हुई दिखाई देगी। तो इसमें कितना योगदान वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का रहेगा? क्या वहां पर कुछ बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर एक इक्वल पार्टी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी रहने वाले हैं? नहीं, ये जो भी एन्युटी इनकम आएगी सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और ये मॉल से आएगी। और अभी एक हमारा मॉल जो तैयार हुआ है वो ट्रेडिंग हो रहा है, वो बैंगलोर साउथ में। अभी एक और मॉल तैयार हो रहा है कोचिन में, जो इस महीने में जून में खुलेगा। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे नए कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट्स की तैयारी हो रही है। पुणे में 1 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट हमने टाई अप किया है, उसको लीज आउट कर दिए हैं सारा एक बैंक को। तो इस हिसाब से हमारा प्रोजेक्शन है कि आगे चल के 4-5 साल में जो भी नए हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तैयार होते जाएंगे और मॉल्स तैयार होते जाएंगे, इसकी अर्निंग्स और इसकी एन्युटी बढ़ते ही जाएगी, और इसका प्रोजेक्शन हमने दिया है। ओके सर, अभी आपने एग्जैक्टली अपने कमेंट में कहा कि 24 में अप्रॉक्सीमेटली 25% के फर्दर एडिशन की बात की आपने, ग्रोथ की बात की है। क्योंकि अप्रैल में जो हमें एक रेट हाइक की प्रोसेस में एक पॉज मिला, वो सबके लिए एक सरप्राइज था। आई थिंक इस पूरे रेट हाइक की प्रोसेस में जो पॉज फर्स्ट मिला हमको, ये अप्रैल मई सो फार रहा कैसा है सर? और क्योंकि जब एक पॉज मिल गया तो मतलब आई थिंक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ये 2 महीने कैसे रहे, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। और ये 2 प्रमुख मार्केट मुंबई और बेंगलुरु, जहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली अपना 80% रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, यहाँ पर कैसी ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको? वीरेन, अभी पिछले 2 महीने तो बिक्री अच्छी है। हमने रिसेंटली बेंगलोर में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रेस्टीज लैवेंडर फील्ड्स व्हाइटफील्ड में, और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। मगर इस प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया, सिर्फ 15 दिन में इसकी बिक्री हो गई, और ये कोई छोटा क्वांटिटी नहीं है। 1400-1500 यूनिट थे, और ये एकदम शेल्फ से निकल गया है। तो दैट शोज द वेलोसिटी। में वेलोसिटी अभी भी है, डिमांड है, और कस्टमर को अच्छे लोकेशंस, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे प्राइसिंग में देंगे तो अभी भी अच्छा वेलोसिटी आएगा। आगे चल के हमारे बहुत सारे लॉन्चेस में हमारी कोशिश है कि अप्रूवल जल्द से जल्द आए और इसको बाजार में लेके आए और लॉन्च करे। तो अक्रॉस द कंट्री, जैसा चेन्नई में एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा अप्रूवल में प्रोसेस में है, बैंगलोर में 4-5 प्रोजेक्ट्स नए अप्रूवल में हैं, मुंबई में अप्रूवल में है, हैदराबाद में प्रेस्टीज सिटी हैदराबाद, वो भी अप्रूवल प्रोसेस में है। अगरचे ऑल दीज प्रोजेक्ट्स हमने लेके आएंगे बाजार में, मेरी उम्मीद है कि ये सब मिला के हमारा कुल अच्छा सेल होगा, और ये साल 24 एक रिकॉर्ड से ईयर होगा हमारे लिए। ओके, रिकॉर्ड ईयर होगा। मतलब अगर मैं मान के चलूँ सर कि इस वित्त वर्ष के फर्स्ट हाफ में, इन फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ हैं, एक तो ये बात, और एक और चीज़ डेट, क्या आप क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्वायर भी किए, लैंड भी एक्वायर कर रहे होंगे, क्या डेट इंक्रीज होगा आपका, या फिर कैश इनफ है बुक्स में, आई मीन लैंड एक्वायर करने के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसा हम बिजनेस करते रहेंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगा। बट अच्छी बात ये है कि अभी जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हमें काफी पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है,
और ये पॉजिटिव कैश फ्लो से हम नई जमीन भी खरीद सकते हैं। ये पॉजिटिव कैश फ्लो अब थोड़ा हम ऑफिस प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हैं टू मेक द डेट इक्विटी रेशियो फॉर ऑफिस आल्सो वेरी रीजनेबल। तो बिकॉज मेरे लिए यही बात होती, सही कई बार यही बात मैं कहा है कि रेसिडेंशियल के लिए कोई ज्यादा डेट की जरूरत ही नहीं होती। हालांकि अगरचे आप खरीदेंगे जमीन तो उसको भी ठीक से जल्दी से उसको टर्न अराउंड करके उसको प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पॉजिटिव कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो जिधर डेट की जरूरत है, जिधर आपने एन्युटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, जैसे ऑफिस है, मॉल है, प्लस हॉस्पिटैलिटी में भी हमारा काफी काम हो रहा है, तो इन प्रोजेक्ट्स में हमें डेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा हम प्रोपोर्शन करेंगे कि इस पे फुल सारा रिलायंस ना हो डेट पे, उसको थोड़ा प्रोपोर्शन करके मिक्स हो, तो 60% इक्विटी 40% डेट हो। तो यही हमारी इच्छा और यही हमारा गोल है और उसमें हम सफल रहेंगे। रज़ाक साहब, आपने अपनी चर्चा में मुंबई मार्केट को लेकर एक टिप्पणी की थी और मुंबई की सेल्स में देख रही हूँ इस समय प्रोजेक्ट्स ने ली ओवरऑल सेल्स का 21% हिस्सा है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स आपने रीडेवलपमेंट के जरिए अक्वायर किए हैं, कुछ अलग से प्रोजेक्ट्स आप ऑफ कोर्स लैंड भी अक्वायर कर रहे हैं दूसरे पार्टनरशिप्स के थ्रू। ये बताइए, मुंबई ये कितना बड़ा मार्केट होता हुआ दिखाई देगा इन द कमिंग ईयर्स? नहीं, मुंबई में तो काफी पोटेंशियल है, बट मुंबई में हम एकदम अब तो हमने मुंबई में तो आई वुड से हम तो इन्फेंट हैं, उधर छोटे हैं, पर मुंबई में जो काम चल रहा है, हमारे लोकेशंस अच्छे हैं, तो इस पे हम तवज्जो देंगे, हम इस पे फोकस देंगे और इस पे ग्रोथ करेंगे। अभी हमारा यही इच्छा है कि मुंबई में जो भी प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसका कंस्ट्रक्शन और चलें और इसकी इस कंप्लीशन में चलें। तो 3-4 साल में जब कंप्लीशन जो भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं ये कंप्लीट हो गए तो हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, ग्राहक को कॉन्फिडेंस आएगा और इससे और उत्साह बढ़ेगी कि हम उसको और काम करें। तो मुंबई में तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट अब अपॉर्चुनिटी एक तरफ है, बट हम भी संभल के काम करना पड़ेगा। तो बैलेंस में हो रहा है काम और कभी अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हम देखेंगे, बट अभी हमारा यही फोकस है कि जो भी हमने उठाया है मुंबई में इसको आगे बढ़ाएं और इसका सेल्स भी करें और इसका कंस्ट्रक्शन करके उसको मुकम्मल करें। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरे सवाल जो ज़्यादा थे सर वो कंसंट्रेट थे डेट इक्विटी को लेकर, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। हर्षदा के सवाल थे बेंगलुरु और मुंबई के मार्केट को लेकर। हर्षदा मुंबई में रहती हैं और एक कदम इनका बेंगलुरु में रहता है सर, तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझती है। एक और चीज पूछना चाह रही हूँ, आपका जो गोल्फ शायर जैसे प्रॉपर्टीज हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस और मैं काफी सुनती हूँ बिकॉज माय पेरेंट्स आर गोल्फर्स, वो वहां पर ऑफन जाते हैं। क्या इस तरह के कुछ और प्रोजेक्ट्स देश भर में आप लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे? नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी है। आप गोल्फ शायर की बात किए तो आप उधर कभी आपको टाइम मिले, मौका मिले तो हमारा JW मैरियट अभी रिजॉर्ट है, तो उधर हमने और एक रिजॉर्ट भी रेडी किया है, अप्रैल में हमने उसको ओपन किया है, दैट इज द मलबरी शेड्स। तो कभी बी माय गेस्ट, आप आइए, उसकी आपके पेरेंट्स गोल्फर्स हैं, आप इसका थोड़ा इसकी टेस्ट लीजिए, आपको पसंद आएगा। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि गोल्फ शायर को लेके यही रेप्लिका किधर करेंगे। दो लोकेशंस में हमारा ख्याल है जो कर सकते हैं, तो बातचीत चल रही है, जमीन की बात हो रही है। अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा मैं आपको बोलूं, अगरचे फाइनल कुछ कर दूं तो हमारी इच्छा है कि यही फॉर्मेट एटलीस्ट मुंबई के करीब किधर और गोवा में किधर हमारा करने की इच्छा है, बट अभी इट्स स्टिल प्रीमेच्योर, तो उसमें ज्यादा मैं बोल दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर जब हम इसको फुल्ली फर्म अप कर देंगे, यस ये फॉर्मेट अच्छा चला है और लोगों को पसंद भी आया है, एक हमारे एक्सपीरियंस भी है जी। अभी जब हम गोल्फ शायर बना रहे थे लोग समझे हम पागल हो गए, अब जब बन गया और सब ठीक सक्सेस हो गया, सब लोग उसका मजा उठा रहे, स्पेशली द कोरियंस, बिकॉज वो किया मोटर्स का उधर फैक्ट्री है और कभी आप जाओ तो यू विल सी अ होल लॉट ऑफ देम प्लेइंग गोल्फ, और मुझे तो अच्छा लगता है।
लोग उसका मजा ले रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, और मैं जानती हूँ आप एक एविड गोल्फर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजाक साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। किसी दिन गोल्फ कोर्स पर ही आपसे मुलाकात हो जाए। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि काफी बड़ा मार्केट बैंगलोर में इनके लिए है और उसके बियॉन्ड दरअसल कंपनी ने अपने बिजनेस को अब फैलाने पर, बढ़ाने पर दरअसल फोकस किया। आज स्टॉक थोड़ा सा शांत आपको दिखाई देगा, हल्का सा अपटिक देखने को मिला है, लेकिन नतीजे अच्छे और कमेंट्री बहुत ही जोरदार रही है FY24 के लिए। चलिए अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइस में दिलीप भट्ट को जोड़ लेते हैं। भट्ट साहब गुड मॉर्निंग, बताइए गोल्फ वॉल्फ खेलते हैं या नहीं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मैंने ये सुना, मैं तो गोल्फ खेलता नहीं हूँ, लेकिन अभी ये सुन के लग रहा है कि शायद वन शुड स्टार्ट लर्निंग गोल्फ, एंड गोल्फ इज एन एक्सट्रीमली एडिक्टिव गेम विदाउट एनी डाउट। तो ऐसे लग रहा है शायद डेवलप करना पड़ेगा इसका इस गेम को, और एडिक्शन का ही बहुत डर लगता है इसमें कि एडिक्ट नहीं हो जाए इसमें। नहीं, मार्केट के तो हम एडिक्ट है ही, तो गोल्फ ही सही उसके साथ में, वहां पर भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की डील्स और क्या कुछ हो रहा है। वंस अ गोल्फर ऑलवेज अ गोल्फर, और मैं अपने फैमिली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आपने वो चर्चा सुनी और जिस तरह से अब पेनिट्रेशन बढ़ रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट में, कंपनी का जो एन्युटी का प्रोजेक्शन इन्होंने दिया है, लार्जली जो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट मुंबई और दूसरे मार्केट्स में होता हुआ दिखाई देगा। ये बताइए, ये रियल्टी कंपनियां क्या डिलीवर करेंगी शेयर होल्डर्स के लिए इस वित्त वर्ष में रफली? सबसे पहले तो ये रियल एस्टेट में हमारा ध्यान एकदम बुलिश ही है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years वी विल सी द बुलिशनेस इन द रियल एस्टेट कंटिन्यूइंग। अगर हम देखें कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, तो ये दोनों में हमको लग रहा है कि शायद डिमांड अच्छी रहेगी। और जिस तरह से सम ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज अप्रोच कर रहे हैं, मैं खास करके 3 का नाम लूंगा, 3-4 है खास करके। आई थिंक लोडा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, DLF इज डूइंग वेरी वेल, और अगर हम साउथ में देखें तो शोभा और प्रेस्टीज, ये शोभा और प्रेस्टीज ने भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पेश किया है, बहुत अच्छी तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अच्छे डिलीवरेंस है उनके। तो ये 3-4 कंपनीज जरूर फोरफ्रंट में रहेंगे एंड मे विल कंटिन्यू टू डिलीवर फॉर द शेयर होल्डर्स। और मुझे लगता है ये सब एक बाय एंड होल्ड कैटेगरी में आते हैं, ये 3-4 स्टॉक जो मैंने कहा। दिलीप सर गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। बड़े दिनों के बाद सर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में व्हाइट गुड सेगमेंट में एक पुल बैक आ रहा है, और इस बार लीड करता हुआ डिक्सन इस पूरे स्पेस को। अभी कुछ 2-3 दिन पहले उनकी मैनेजमेंट से हमारी बात भी हुई थी। मोबाइल डिवीजन में उनके 2 बड़े क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन जोड़ के बैठे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उनका ठीक ठाक कर रही है। हेवल्स, वोल्टास, डिक्सन बहुत दिनों बाद एक मूव आ रहा है, मेरे ख्याल से लगभग साल 1.5 साल बाद। आप व्हाइट गुड सेगमेंट में कुछ चेस कर रहे हैं सर? कन्विक्शन कहाँ पर है आपका? मुझे लगता है शायद ये डिक्सन एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है और कॉन्फिडेंस जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जिस तरह से उनके पास विजिबिलिटी है, और इस साल हम शायद देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट आएगा और शायद एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो डिक्सन सर्टेनली लुक्स एक्सपेंसिव बट लुक्स गुड, वन शुड हैव इट इन द पोर्टफोलियो। और जहां तक आप the other companies की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि whether it is Havells, Polycab, they have all become extremely consumer centric from being B2B, now they have become completely B2C, और हम देख रहे हैं कि उनका ओवरऑल डिलीवरेंस और विजिबिलिटी कंज्यूमर के आंखों में बहुत अच्छी तरह से है। तो these are all the companies very expensive. I will not say that I'm in a hurry to buy some of these companies, बट अगर मेरे पास है तो मैं जरूर होल्ड करूंगा उसको एक इन्वेस्टमेंट में। इट्स इन द होल्ड कैटेगरी, सर्टेनली नॉट इन द बाय कैटेगरी। और ये व्हाइट गुड सेगमेंट में अगर मेरी प्रेफरेंस रहेगी तो मुझे अभी भी लगता है ब्लू स्टार और वोल्टास में जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ओवरऑल टेलविंड्स अभी इनके फेवर में आ जाएगी। ये पिछले 2 साल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, स्पेशली व्हाइट गुड सेगमेंट के लिए, और हमने देखा द स्टॉक प्राइस हैज नॉट रियली परफॉर्म्ड ऑल दैट ग्रेट, पर्टिकुलरली for the likes of Voltas and all, but लेकिन यहाँ से लग रहा है शायद
एक टेल विंड के हिसाब से और एक रिकवरी, डिमांड रिकवरी के हिसाब से, और कॉस्ट का जो इनको कंफर्ट मिल रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज कूल्ड ऑफ कंसिडरेबली, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है शायद वोल्टास एंड ब्लू स्टार स्टिल मेरिट्स अ बाय। मैं थोड़ा सा और सर आपसे एक स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करना चाहूँगा। टू व्हीलर स्पेस में मूव देख लिया आपने, बहुत अच्छा देखा आपने, अशोक लेलैंड की अर्निंग्स बहुत अच्छी देखी और आपने M&M का नंबर्स अच्छे देखे। अब बैटरी स्टॉक्स मूव पकड़ रहे हैं सर। इस बार HDFC ये एक्साइड ने बड़ा अच्छा मूव दिया, मेरे ख्याल से लास्ट एक साल में अच्छा मूव था, लेकिन बीते एक महीने में मूव काफ़ी वाइल्ड रहा। अब हमारा जो बैटरीज एक्साइड, यहाँ पर आपका व्यू क्या है सर? एक्साइड इस वक्त 210 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी, ऐसा है कि हम जरूर ये देखने को मिलता है जब भी एक मार्केट अप्रोचेस अ न्यू हाई और जिस तरह से एफआई की बाइंग आ जाती है, हम देखते हैं कि मार्केट बहुत ब्रॉड बेस्ड हो जाता है और सेक्टर वाइज सेक्टर चलता है। तो शायद वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने देखा सीवीज, फिर टायर्स और भी फिर उसके बाद अभी बैटरीज, ये सब वन बाय वन चल रहे हैं। बट वेदर फ्रॉम दीज लेवल्स, वेदर दीज लुक गुड, सर्टेनली ये मेरे इन्वेस्टमेंट रडार में नहीं है और मुझे लगता है आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच, बिकॉज बैटरी सेगमेंट में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं और द वे द स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी मूव्ड अप, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से इट मे नॉट बी अ ग्रेट टाइम टू एंटर द स्टॉक्स एंड बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है वन शुड वेट एंड वॉच। मैं आपसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर एक राय लेना चाहूंगी। आज HDFC लाइफ देखिए, आबरडीन की तरफ से वो ब्लॉक की खबरें थी सुबह में, बिसाइड्स दैट स्टॉक 2% ऊपर है। SBI लाइफ में हमने देखा है कंसिस्टेंटली खरीदारी देखने को मिली। परसों ICICI लोम्बार्ड जैसे ट्रेड्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी। मे बी इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू कॉल, लेकिन इस महीने मई के महीने में अगर आप गौर करें, HDFC लाइफ 12% ऊपर, SBI लाइफ करीब 8% के गेन्स दिखा रहा है। यहां पर कुछ मौके आपने ढूंढे हैं क्या, तेजी की पोजीशंस ली हैं क्या, और इन निजी प्लेयर्स के सामने फिर LIC कैसे खड़ा है, बताइए। जहां तक ये प्राइवेट प्लेयर्स का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये प्राइवेट प्लेयर्स ये एक इंश्योरेंस बिजनेस जो हम मानते हैं, इट्स एन एन्युटी काइंड ऑफ अ बिजनेस, जहां पर और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया एक एन्युटी है, स्टिकीनेस है और ग्रोथ है। तो जरूर ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इट्स डेफिनेटली वर्थ एंटरिंग ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ से एक बार इन अ 6 months to 1 year, आई एम नॉट टू श्योर हाउ दे विल मूव, लेकिन अगर हम 2-3 साल का टाइम फ्रेम रखें तो जरूर ये इंश्योरेंस कंपनीज में एक मेरिट बनता है। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिल रहा है कि इनके जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स हैं और जो फॉरेन होल्डर्स हैं वो लगातार बेच रहे हैं और उसी का ओवरहैंग शायद इन सब स्टॉक के ऊपर रहा है। ये हमने देखा है पिछले 1-2 सालों में भी इस तरह का माहौल, वेयर द बिग इन्वेस्टर्स एंड द फॉरेन पार्टनर्स हैव सोल्ड। तो शायद इसका एक ओवरहैंग जरूर रहेगा आगे भी चल के। और जहां तक LIC का क्वेश्चन है, मुझे लगता है अनडाउटेडली इट इज अंडर प्राइस्ड, बट लेकिन अगर हम देखें कि ये एक PSU कंपनी है और जिस तरह से कंट्रोवर्सी में जो पिछले 3-4 महीनों में था, तो शायद अभी भी इसका रियल पोटेंशियल हैज नॉट बीन अनलॉक, दो इट रिमेन्स अ वेरी गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, बट एक PSU को वैसे ही इतना बड़ा बहुत वैल्यूएशन मिलने में कठिनाई होती है और हमने देखा है वो बैंकों में भी देखा है, अक्रॉस PSUs में देखा है। तो शायद LIC will be a good buy, but whether one should buy or not, I'm not too sure of that. दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए, मार्केट्स पर और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी शेयर करने के लिए। इस बीच भारतीय बाजार आपके सामने, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट नीचे कर रहा है ट्रेड और 18,600 के नीचे डे लो के आसपास इस समय निफ्टी है, 86 पॉइंट ये गवा चुका है। चलिए अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आप के लिए कुछ सवालों के जवाब लेकर आएंगे। नीरज जी एकदम तैयार है स्टूडियोज में। नीरज जी, ओवर टू यू।